अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा है कि 30% लोग और 70 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। 10 मिलियन डिप्रेशन और 15% एंगजाइटी का, 1 मिलियन जो है सिजोफ्रेनिक का, 5 लाख लोग जो हैं उनको ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, क्लिनिकल वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑन द बेड। साइकोलॉजिकल, सोशल और बिहेवियर में एडजस्टमेंट जो था वो था रंडाई। इसने कहा था, किसने कहा था, J.H. रेस्निक ने 1991 में कहा था। ठीक है, इस तरह APA ने डिफिनेशन दी है कि इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिसेबिलिटी और डिस्कम्फर्ट का इसको नाम दिया है। इस तरह कुछ हमारे पास प्रोफेशनल होते हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इस तरह अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट की तो इसने MBBS की होती है, 4 साल की इसके पास ट्रेनिंग होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिकेशन नहीं कर सकता, इसके अलावा वो जो है वो फाइंड आउट द प्रॉब्लम और उसकी नेसेसिटी की, क्लाइंट की नेसेसिटी के मुताबिक उसको डील करता है और उसकी प्रॉब्लम पे ग्रिप रखता होता है। जबकि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन से करता है, अथॉरिटेरियन ट्रेडिशन होता है, क्लाइंट की बात नहीं सुनता और उसको उससे डील करता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग इनको दी जाती है। ये बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और टेस्टिंग देते हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स को ये फॉलो करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इनकी बेसिकली क्वालिफिकेशन 4 साल है और उसके साथ 1 साल की ये क्लिनिकल इंटर्नशिप करते हैं और पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफ़र किस तरह करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तमाम पेशेंट्स को डील करते हैं, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ डिस्टर्ब लोगों को डील करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ फिर इमोशनल डिसऑर्डर को देखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो काउंसलिंग है इनका मकसद जो होता है वो एवेल्यूएट करना होता है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर क्या होते हैं, इनके पास मास्टर डिग्री होती है सोशल वर्किंग की और 2 साल का ग्रेजुएट ट्रेनिंग इनके पास होती है। ये केस हिस्ट्री, इंटरव्यूज़, अरेंजमेंट्स, वेरियस पेशेंट्स की वो जो है वो लेते हैं। कहता है सोशल वर्कर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से किस तरह फ़र्क करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्लिनिक्स में देते हैं, जबकि सोशल वर्कर जो है वो घरों में, फैक्ट्रियों में और स्ट्रीट में घूमकर डेटा लेते हैं। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का फोकस होता है वो फिजिकल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी होता है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनका काम प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे काम करना होता है। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रमोट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ पे काम करते हैं। ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ इलनेस पे काम करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, मैनेजमेंट, स्ट्रेस और लॉस वेट पे ये हेल्थ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। साइकेट्रिक नर्सेज की अगर हम बात करें, 2 साल इनका प्रोग्राम होता है। इनका मकसद पेशेंट की टेक केयर होता है। पैरा प्रोफेशनल क्या होते हैं, ये असिस्ट करते हैं प्रोफेशनल्स को, उनको पैरा प्रोफेशनल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास कि स्किल एंड एक्टिविटीज और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या चाहिए। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो लोग बंदा होता है, प्रोफेशनल होता है जो प्रिंसिपल अप्लाई करता है, प्रोसीजर को समझता है, प्रिडिक्ट करता है, जानता है और एलिवेट करता है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर प्रॉब्लम को। अभी इसने काम क्या क्या करना होता है, सबसे पहले अप्लाई प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट, एलिवेट प्रॉब्लम। ठीक है, ये APA की डिफिनेशन है। प्रोफेशनल स्किल्स इसके पास क्या क्या होती हैं उसको उसने आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले असेसमेंट और डायग्नोसिस आती है। असेसमेंट में ये है कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, टेस्टिंग और इंटरव्यू के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करता है क्लाइंट के हवाले से, उसकी बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग के हवाले से जानने की कोशिश करता है। डायग्नोज करता है इसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम को असेसमेंट के अंदर। उसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है, इसमें सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम को देखा जाए, रिसाइड विद इन द पर्सन नॉट नॉर्मल रिस्पॉन्स टू सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को। डायग्नोसिस में क्या है कि हम जानने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिक डायग्नोसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर को जो कि पेशेंट को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें हम डायग्नोस्टिक स्कीम का यूज़ करते हैं जिसमें DSM मॉडल भी होता है। ठीक है, इस तरह 16 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें पैनिक, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव फोबियाज इस तरह होती हैं। डायग्नोस्टिक फैमिली डायनेमिक्स जो है वो यूजिंग अ पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल है। फैमिली डायनेमिक्स में हम पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल को यूज़ करते हैं। इस तरह इंटरवेंशन और थेरेपी की अगर हम बात करें तो इंटरवेंशन जो है वो ट्रीटमेंट होती है जिसमें एम्पावर किया जाता है इंडिविजुअल को ताकि वो अडेप्टिव चॉइसेस करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी पे एक कंट्रोल लेके आ सके। इसमें कंसेप्चुअलाइज यहाँ उसको सबसे पहले प्रॉब्लम के हवाले से समझाया जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान एक बनाया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है और उसके बाद एक्यूरेसी और कम्प्लीटनेस को देखा जाता है। ठीक है, इसी तरह कहता है कि थेरापी जो है उसको हम साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और एक्लेक्टिक थेरापीज, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरापीज है जिनमें हम इनको डिफाइन करते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बेसिकली 16 कैटेगरीज होती हैं। टीचिंग अगर हम बात करें तो कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनका काम टीचिंग में भी होता है। ठीक है, ये 1 बाय 1 सुपरवाइजरी बेस पे टीचिंग करते हैं, ओरिएंटेशन वर्क भी करते हैं। क्लिनिकल सुपरविजन की अगर हम बात करें तो ये अनदर फॉर्म ऑफ टीचिंग है जिसमें ये ग्रुप बेस में जो है वो डेटा देते हैं। इसमें कहता है कि स्किल इन थेरापी टेकर मोर देन जस्ट रीडिंग बुक्स, क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को करते हैं। उसके बाद कहता है कि
इन शॉर्ट वन लर्न बाय डूइंग बट अंडरस्कोर कंडीशन ट्रेनिंग सुपरवाइजर रिलेशनशिप। इसमें ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग को ट्रेन करते हैं क्लिनिकल सुपरविजन में। रिसर्चर जो है वो कहता है कि रिसर्च कब शुरू हुई, कहता है कि जब पहली वर्ल्ड वार टू हुई तो उसके बाद साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल जो था वो चुना गया इसके लिए कि ताकि साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझा जाए। क्लिनिकल जो थे उनको साइंटिस्ट और एज अ प्रैक्टिशनर दोनों तरह ट्रेन किया गया। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो थी वो बेसिक और अप्लाइड दोनों तौर पे काम कर रही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट और रिसर्च है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोग्रामिंग और एक्टिविटी का काम करती है। रिसर्च जो है इंटीग्रल पार्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जिसमें एकेडमिक और क्लिनिकल सेटिंग में की जाती है। रिसर्च जो है वो क्लिनिशियन करते हैं। क्लिनिकल स्टडी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर के काज को, डेवलपमेंट को और उसकी वैलिडेशन ऑफ असेसमेंट को और थेरापी टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। जबकि रिसर्च में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंज्यूम एंड प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, यूज़ और आइडेंटिफाई करता है नए नॉलेज को। कंसल्टेशन क्या होती है, इसमें इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, ब्रीफ रिपोर्ट होती है, उनका फॉर्मल कंसल्टेशन अरेंजमेंट होती है और इन मेयरेबल फॉर्मल डेट सेटिंग। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कंपनी जो है वो कंसल्टेशन मतलब किसी की हेल्प लेना, लाइक दैट साइकोलॉजिस्ट से कोई कंपनी वाला या स्कूल वाला हेल्प लेना चाहे कि वो अपने किस तरह वर्क की एफिकेसी को बेहतरीन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि जिसमें आप दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि क्लाइंट्स का ऑर्डर रखना, उसके अलावा क्लाइंट की रिपोर्ट को मेंटेन करना, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट करना। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कहता है कि यूएस जो है उसने बैचलर डिग्री और फिर 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क जो है वो लाजमी करार दिया। इसमें असेसमेंट, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, थेराप्यूटिक और इंटर्नशिप शामिल है। मास्टर डिग्री में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है मास्टर प्रोग्राम जो है वो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस के लिए हासिल कर सकते हैं। पीएनए जो है वो एज अ की टू वर्क एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के लिए कहा है। इसी तरह कहता है कि डॉक्टरेट डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी में दो किस्म की हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी हो सकती है और डॉक्टरेट ऑफ साइकोलॉजी हो सकती है। पोस्ट डॉक्टरेट में क्या होता है कि ये 1 से 2 साल पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग होती है जिसमें जो है वो नेशनल लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, जिसमें वो रिसर्च कम करता है। ठीक है, इसमें जीआरई स्कोर और क्लिनिकल एक्सपीरियंस को देखा जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी पाकिस्तान में क्या कहता है, पाकिस्तान में एमएससी साइकोलॉजी जो है वो एचईसी से स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का। सबसे पहले कहता है स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में ऑफर की जा रही है आईडीसीपी है। एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी 2 साल की है। डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ये भी 2 साल की है, ये एमएस के बाद होती है। और 3 साल की ये होती है अगर आप एडीसीपी करते हैं तो। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ट्रेनिंग क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजी। यूएस में 2 डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किए जाते हैं इनकी ट्रेनिंग के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। कहता है कि प्रीडोमिनेंट ट्रेनिंग फिलोसफी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल को अडॉप्ट करती है जो फिलासफी वाली है। कोर्स वर्क में क्या होता है, कोर्स वर्क में साइंटिफिक फाउंडेशन स्टूडेंट को दी जाती है टू गिव लाइफ द साइंटिफिक प्रैक्टिशनर मॉडल इन मॉडल क्लिनिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद कहते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क में क्या होता है कि इसमें बच्चों को काम करके सिखाया जाता है। रिसर्च में क्या होता है कि ज्वाइन रिसर्च टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर आप करते हैं। इंटर्नशिप में आप कंसल्टेट करते हैं साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल में। इंटर्नशिप में मतलब काम करके आप सीखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से करते हैं सोचते हैं। कहते हैं कि 4 टास्क जो हैं वो सेंट्रल करते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह से सोचते हैं लोगों की प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले कहता है कि इसमें कुछ टास्क इन्वॉल्व हैं जिनमें हम डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और चेंज ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 टास्क हैं जिसके थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी बंदे की प्रॉब्लम के हवाले से सोचेगा। डिस्क्रिप्शन में क्या करता है कि अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को और सिस्टम डेवलप करता है जिसमें वो क्लासीफाई और कैटेगराइज कर सके प्रॉब्लम को जो कि उसे सब्जेक्ट मैटर ने बताया। जिस तरह के एक ब्रेन केस एन एग्जांपल, एक बच्चा था जिसके माँ बाप ने तलाक दे दी थी तो उसकी वजह से उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी या उसकी पर्सनल लाइफ बीइंग थी उस पर क्या असर पड़े। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि ये केयरफुल मॉडल होते हैं इसमें वो बताता है कि ये, जिसमें साइकोलॉजिस्ट बताता है कि ये हाउ और वाई, क्यों और कैसे ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ और उसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग मॉडल की एटियोलॉजी और काजेज़ को देखता है। लेकिन इसमें एक ये लिमिटेड नहीं होता एक्सपेरिमेंटल मेथड या टेस्ट इसके लिए, बल्कि ये इसमें ये साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्वॉल्व करता है हाइपोथेसिस को और केयर उसको टेस्टिंग करता है। ठीक है, प्रिडिक्शन में क्या बताता है कि ये प्रिडिक्शन में बताता है एम्पिरिकल रिसर्च करके उसके बाद ये बताता है कि इसकी क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती हैं। ये प्रिडिक्शन में डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है एविडेंस जो है वो एविडेंस को साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल के जो भी क्लिनिकल रिसर्च में उसने सीखी होती है। उसके बाद कहते हैं प्रिडिक्शन जो है वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन
के बाद कंडीशन होती है जिसको वो कंट्रोल और वेल अंडरस्टैंड कर सकता है, दैट इज नोन एज प्रिडिक्शन। कहते हैं प्रिडिक्शन इज पॉसिबल ओनली थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन कंडीशन और कंट्रोल और वेल अंडरस्टैंड। प्रिडिक्शन जो है वो दो तरीके से टेस्ट की जा सकती है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जिसमें आप ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। चेंज में आप क्या देखते हैं कि प्रोड्यूसिंग कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग चेंज इन पीपल लाइफ बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंसेस में देखा जाता है कि क्लिनिशियन किस तरह रीजनेबल प्रोडिक्शन कर सकते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इंटरवेंशन के हवाले से। ठीक है, और इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है रीज़न को जो टेक्निक काम कर रही होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एम्प्लॉयमेंट सेटिंग हॉस्पिटल में, मेंटल वार्ड में, प्राइवेट प्रैक्टिस में, आर्मी वगैरह में ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना फोकस नहीं है। उसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो कहता है कि सबसे पहले उसकी एक ज़ाती तस्कीन का बायस बनता है। उसके अलावा जो है क्लाइंट जो है वो चेंजेस लेके आ सकता है, अपना बॉस वो खुद होता है। इसके अलावा कहता है कि रूटीन वर्क से बचा रहता है। टेक्निक कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास होती हैं, लेकिन इसमें कुछ जो ड्रॉप है कि वो ये है कि डिमांडिंग और प्रोलॉन्ग है। इम्प्रूवमेंट में अगर क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, ठीक है, इस तरह ये इशू आ सकता है। कंक्लूजन कहता है कि ये यूनिक है बेसिकली। पॉपुलेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो पॉपुलेशन को ब्रॉड रेंज से देखते हैं। सर्विसेज सेटिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड और नॉलेज बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करता है। हिस्टोरिकल अगर हम बात करें तो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट कलेक्शन ऑफ नेम एंड डेट्स के। हिस्ट्री जब भी प्रेजेंट की जाती है तो उसमें नाम और उसकी डेट्स को मेंशन किया जाता है। कहते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट कब हुआ और कैसे हुआ, इस हवाले से ये हिस्ट्री में हम डिफाइन करते हैं। इसके बेसिकली दो रीज़न होते हैं, केयर एंड सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल हुआ एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले केयर और सर्विसेज देना कि जो लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ज़रूरत को पूरा करना। विलियम जेम्स स्टैनली आर ने कहा था कि responsibility of new psychology to benefit human welfare and broader sense। तो ब्रॉडर सेंस ग्रीक पीरियड जो था उसमें हिपोक्रेट्स ने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिजिकल इलनेस की वजह से होती हैं और चार फ्लूइड की वजह से होती हैं। प्लेटो जो था उसने कहा था कि रिजल्ट ऑफ सिकनेस जो है वो सोल है जो कि हेड और रीजन को कंट्रोल कर रही है। एरिस्टोटल ने कहा था कि सिग्निफिकेंस एम्फेसिस ने इमोशनल स्टेट को कहा कि जो है फियर इम्पेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को। जो इंसान के इमोशंस हैं, ये इमोशनल स्टेट जो है ये इंसान की जो फंक्शनिंग है उसको अफेक्ट करती है। गैलन ने कहा था कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो दो किस्म की हैं, जिसमें उसकी एक सॉल होती है और एक दो किस्म की सॉल की दो किस्में हैं, एक मेल और एक फीमेल है उस हवाले से। और उसने फ्लूइड की बात की। मिडिल एज में क्या हुआ कि सेंट थॉमस इक्वेनिस था, उसने कहा कि थियोलॉजिकल साइंटिफिक रीज़न दिया। उसके बाद निकोलस ऑरिस जो था उसने एब्नॉर्मल बिहेवियर और मेंटल इलनेस की काज जो था उसे डिप्रेशन को करार दिया। इसने डिप्रेशन को मेलंकोली का नाम दिया। पैराकोलियस जो था उसने पॉपुलराइज किया नोशन ऑफ वेरियस मूवमेंट ऑफ स्टार एंड मून को, के जो स्टारों की मूवमेंट होती है उस वजह से जो है वो बिहेवियरल इन्फ्लेमेशन आती है। रेनिसेंस जो था, रेनिसेंस का एरा, इसमें मॉर्गंगनी था जिसने डिस्कवर किया कि आटोपसी जो है वो डिसीज ऑर्गन है बॉडी में जो कि इलनेस और डेथ की वजह बनता है। ठीक है, इसके अलावा एंड्रस विस्लस ने कहा था कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इस पे उसने जोर दिया। डिस्कार्टेड ने माइंड और बॉडी को सेपरेट करार दिया। ठीक है, इस तरह जो इम्पोर्टेंट फिगर जो थे लुइस पास्चर ने कहा था कि डिसीजेज एंड इलनेस जो है वो डिसफंक्शन सेलुलर लेवल के डिसफंक्शन की वजह से होती है। बेंजामिन रश ने कहा था कि माइंड जो है वो बीमारियों की वजह बनता है। फ्रांसिस मेसेमर ने कहा था कि पैरालिसिस, डीफनेट और ब्लाइंडनेस जो है वो बायोमेडिकल और पैथोलॉजी और लेवल ऑफ पैथोलॉजी की वजह बनती है। क्लॉज बर्नर्ड जो था उसने प्रोमिनेंट फिजिशियन था, उसने कहा था कि साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं फिजिकल इलनेस की वजह बनते हैं। विलियम टुकी और डोरा थिक्साडिक्स जो था वो उसने कहा था कि ह्यूमन ट्रीटमेंट अप्रोच क्या हो सकती है मेंटल हॉस्पिटल में। इस तरह फ्रांस अलेक्जेंडर जो था उसने स्टडी किया था एसोसिएशन बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल और मेंटल इलनेस में। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि ड्रामेटिक चेंज कॉन्सेप्चुलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ occurred in emergence of explanation of the problem। जीन चारकोट, हिप्पोक्रेट, बेनिमिन और पेरी जेंटी जो था उसने यूज़ ऑफ ओपनस फेस किया था ट्रीटमेंट प्रॉब्लम में और इंट्रोड्यूस करवाया था कि साइकोलॉजिकल मेथड जो है वो किस तरह अल्टरनेटिव हो सकते हैं मेडिकल अप्रोच के। और इसने जो था वो सिगमंड फ्रॉइड को ब्लीडिंग वर्क पे दिया था। ट्यूटिंग फेंजर जो था उसने साइकोफिजिक्स और विल्हेल्म वंडर के काम किया था और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी था वो 1874 में बुक पब्लिश की थी। उसके बाद जो था ये किसने की थी, थियोडर फिचनर ने। जो बुक थी वो एलिमेंट ऑफ साइकोफिजिक्स के नाम से की थी और विल्हेल्म वंडर ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजी के नाम से 1874 में की। फर्स्ट जो थी लेबॉर्ट्री वो वंडर ने बनाई थी जर्मनी में 1879 में। 1892 में क्या हुआ था कि पीए जो थी वो फाउंड हुई। जे स्टैनली आर जो था वो उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट हुआ। ठीक है। इस तरह विटमर जो था उसने फाउंडर था क्लिनिकल साइकोलॉजी का। लेसन नंबर 5 भी हम पढ़ने लगे हैं, जिसमें हमने पढ़ना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किस तरह रूट ऑफ रिसर्च एंड असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के, इसकी रिसर्च में क्या क्या मेन बुनियादी हैं। कहते हैं कि किस तरह 4 एक्टिविटीज़ के थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रिसर्च होती है, असेसमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। ठीक है। 1917 में कहता है कि 13% सिर्फ होते थी। 1920 से बाद 1974 में जो था 24% फीमेल थी, और 1994 में 58.7% जो थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो वूमन थी। रिसर्च पे अगर हम बात करें तो कहता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किस तरह इन्वॉल्व होता है रिसर्च में। तो कहता है कि वो क्लिनिकल रिसर्चर जो होता है वो ट्राई टू ऐड बॉडी ऑफ नॉलेज सबसे पहले करता है कि वो इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन को इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज को एडअप करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद कहता है कि ट्रेनिंग होती है उसकी बिहेवियरल साइंस में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो कंक्लूजन ड्रा कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसर्च के डिफरेंट एरियाज़ में, ताकि वो प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेट कर सके। स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी रिसर्च जो है वो कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी रिसर्च जो है वो 1900 में डेवलप हुई। और इसमें क्या है कि बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, जिसको एपिडेमोलॉजी कहा जाता है, एटियोलॉजी बोलते हैं, काजेज़ को एपिडेमोलॉजी बोलते हैं, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को असेसमेंट्स बोलते हैं, मेजरमेंट्स को, और क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी बोलते हैं कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम का क्या रोल है। ट्रीट साइकोथेरेपी बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी को। इसके अलावा कहता है कि रिसर्च जो है वो किस तरह शेप, रिसर्चर जो है वो शेप द फील्ड। कहता है कि इसमें दो पर्टिकुलर प्रोमिनेंट जो है वो डिज़ाइन चेक किए जाते हैं। सबसे पहले इफेक्टिवनेस को देखा जाता है साइकोथेरेपी के, और दूसरा स्टैटिकल वर्सेस क्लिनिकल प्रेडिक्शन को देखा जाता है। 1952 में कहते हैं कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जो था उसने ये सवाल खड़ा कर दिया था कि साइकोथेरेपी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसने कहा था कि सिर्फ 44% लोग जो हैं वो साइकोएनालिसिस और 64% जो है वो इलेक्टिव साइकोथेरेपी से रिकवर्ड हो पाए। इस तरह स्टेटिस्टिकल और क्लिनिकल में क्या फ़र्क है। कहते हैं स्टेटिस्टिकल क्लिनिकल प्रेडिक्शन जो है वो साइकोलॉजिस्ट पॉल मेहल ने 1954 में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिया था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट के हवाले से। ये उसने पब्लिश किया था, पॉल मेहल ने। इसका नाम आपने याद रखना है। 1954 में इसने दी थी क्लिनिकल प्रेडिक्शन के नाम से। कहते हैं कि क्लिनिकल जजमेंट से क्लिनिकल प्रेडिक्शन जो है वो अजम्पशन पे बेस करती हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूनिक सेट ऑफ स्किल रखता है, एक्यूरेट जजमेंट्स करता है लोगों प्रेडिक्शन के हवाले से। ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्टेटिस्टिकल डेटा जो है ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर को सैम्पल्स में, और ज़्यादा एक्यूरेट बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करता है। पॉल मेल ने, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि 1954 में स्टेटिस्टिकल के वो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मेल ने 1954 में कहा था कि स्टेटिस्टिकली बेस्ड प्रेडिक्शन जो है वो क्लिनिकल जजमेंट से ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है रिसर्च में क्लिनिकल साइकोलॉजी। कहते हैं कंट्रीब्यूशन रिसर्च इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वो जो है वो स्लो एंड ग्रेजुअल आप नॉलेज को एक्मुलेट करते हैं और रिजल्ट्स लेके आते हैं। आफ्टर स्टडिंग द डजन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप जो है वो चेंज लेके आते हैं नॉलेज में। उसके बाद कहते हैं कि इसमें हम ट्रीट करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर को, जो कि डेवलप किया गया लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसर्चर्स की एफर्ट्स के बाद। और इसमें वाइड वैरायटी ऑफ रिसर्च मेथड जो था वो इन्वॉल्व हुआ था। इसको बार्लो 1998 के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा कहता है कि प्रोसीजर में जो था वो ट्रीटमेंट डिफरेंट डिसऑर्डर के हवाले से किया जाता है। एंग्जाइटी, पैनिक, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और स्पेसिफिक फोबिया के हवाले से वो इनके ट्रीटमेंट दरियाफ्त किए गए। कहते हैं कि 3 टॉपिक एरिया जो है वो रिसर्च के फोकल पॉइंट होते हैं। सबसे पहले नेचर और काजेज़ को देखा जाता है, एटियोलॉजी बोलते हैं काजेज़ को, साइकोपैथोलॉजी को। उसके बाद कहते हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को देखा जाता है। उसके बाद उसकी एफिकेसी को देखा जाता है, क्या इट्स वर्किंग और नॉट, कैन कम इन टू प्रैक्टिस और नॉट। ठीक है। रिसर्चिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर को डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डिसीजेज में। उसके बाद कहता है कि ये रिलेट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी को मेडिकेशन के साथ और ट्रीटमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी को। उसके बाद ये प्रिवेंट करता है वायलेंट बिहेवियर को। उसके बाद कहते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट और रेप और मैनी अदर टॉपिक्स को ये आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहते हैं कि असेसमेंट क्या चीज़ होती है। असेसमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो असेसमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट में बिगेन विद द वर्क ऑफ सर फ्रांसिस गैल्टन ने इंग्लैंड में 1800 में ये जो है वो डिफरेंस को फाइंड आउट करना शुरू किया जाता है
किया था कि हम टेस्ट और मेजरमेंट में किस तरह लोगों के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। ये अपने कज़न चार्ल्स डार्विन से मुतासिर था। गेल्टन जो था उसका फोकस जो था, चार्ल्स डार्विन को आपको पता है ना, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी उसने। ठीक है, गेल्टन जो था इसने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम किया था लोगों के, स्पेशली परसेप्शन और मेंटल एबिलिटीज़ पे काम करता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यूनाइटेड स्टेट में जो था वो जेम मैकन कैटल ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपना एक रोल इन्फ्लुएंस करवाया था। इसके अलावा कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था। कहता है कि बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था विटनर ने एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी बनाई थी इन लोगों की, हम बच्चों की हेल्प करने के लिए जो कि जिनको पढ़ने में मुश्किल आती थी। ठीक है, विटमर ने ये एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी। बिनट और थ्यूटर सिमन जो थे वो फ्रेंच गवर्नमेंट से थे और उन्होंने एक टूल दिया था डिसीजन के लिए, ताकि फ्रेंच स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, ताकि उनको जो बच्चे हैं उनकी असेसमेंट की जा सके। 1905 में बिनेट ने जो था वो 30 आइटम ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी के नाम से एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। 1908 में क्या हुआ था कि ओरिजिनल सैम्पल टेस्टिंग जो था वो उसको इंस्ट्रूमेंट में कंपोज अप करके 59 टेस्ट ग्रुप के एट एज लेवल ऑफ 3 to 13 जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और आइटम्स को नाम दिया गया। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने जो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करवाया गया लुइस टर्मन की तरफ से, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था 1916 में। वर्ल्ड वार वन टेस्ट पर 1917 में क्या हुआ कि ग्लोब ऑफ साइकोलॉजी जो था वो एपीए का जो रॉबर्ट जर्क्स था उसने टास्क का डेवलपिंग टूल मुहैया किया मेंटल एबिलिटीज़ को फ्यूचर सोल्जर्स की। 1917 में साइकोलॉजिस्ट जो थे, ग्रुप का था साइकोलॉजिस्ट का जिनका प्रेसिडेंट रॉबर्ट जेकर्स था, उसने मेंटल एबिलिटीज़ को मेजर किया फ्यूचर सोल्जर्स के। उसने टेस्ट जो थे वो तमाम जो थे उनको यूज़ इन टाइम लाया, जिसमें जैसा कि वो कहते हैं कि आर्मी में दो किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बोलते हैं वर्बल को, बीटा बोलते हैं नॉन वर्बल को। ठीक है, तो कहता है कि 1940 ये कहता है कि एक्सपर्ट्स और मेजरमेंट्स जो है वो एक्सपर्ट जो है वो मेजरमेंट्स लेते हैं। असेसमेंट आफ्टर वर्ल्ड वार वन क्या होता है कि 500 साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जो थे वो प्रोड्यूस किए गए। एडवांस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या बोलता है कि मिनोसिटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटमेंट MMPI जो है वो साइकोलॉजिस्ट स्टॉक हाथवे ने 1943 में प्रेजेंट करवाया, जिसमें मेजर चेंजेस बताई गई साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी और साइकोपैथोलॉजी के बारे में कहीं। कहता है कि MMP जो है वो स्टेटिकल कंपैरिजन में रिलाई करता है टेस्ट की, और ये लार्ज सैंपल लेता है जो कि ऑलरेडी टेस्ट की जा सकते हैं, और इनसे डिटरमिन करता है कि कौन से लोग सिमिलर हैं पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। और इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच होती है असेसमेंट एंड टू मोर स्टेटिस्टिकल एम्पिरिकल बेस्ड मेथड ऑफ असेसमेंट। 1960 में कहते हैं कि रिकोगनाइज किया गया कि पेपर ऑफ बिहेवियर या ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल जो है वो ये भी जो है मेजर सोर्स है इंफॉर्मेशन का। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये 5 चैप्टर थे मिड टर्म के हवाले से।